नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, बात करेंगे कि ट्रंप के एक नए ऐलान ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर एक किस्म से न केवल रोक लगा दी है बल्कि उसके ऊपर एक एडवर्स असर भी पैदा कर दिया है। इसके अलावा हम आज बात करेंगे आपसे मोहम्मद यूनुस साहब ने ट्रेडिशन के मुताबिक हर साल की तरह 1000 किलो हरीभंगा मैंगोज भारत को भेजे हैं। इसे मैंगो डिप्लोमेसी का नाम भी दिया जा रहा है। रशिया, चाइना और अमेरिका के अंदर आर्कटिक पर यानी कि नॉर्थ पोल के ऊपर कब्जे की होड़ अब एक खतरनाक मोड़ लेती जा रही है और सबको ऐसा लगता है कि आर्कटिक का एक एक हिस्सा चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं ट्रंप साहब के इस फैसले के ऊपर आपका स्वागत करते हुए कि सेमीकंडक्टर मिशन पर पड़ेगा असर। जी हाँ, अमेरिका ने कॉपर के ऊपर बहुत भारी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया जो 50% हो गया है। इसका असर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर बिल्कुल क्लियर तौर पर पड़ेगा और दुनिया भर में सामान की सप्लाई करने वाली कंपनियों में हलचल मची हुई है। भारत के भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों में चिंता है क्योंकि यहाँ पर भी तांबे का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सोने का इस्तेमाल भी किया जाता है। हालांकि ये कदम मुख्य रूप से तांबे का उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिका में किया गया है, लेकिन इससे भारत के जो मिशंस हैं उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने की पूरी संभावना इस समय जागृत हो गई है। अगर दुनिया भर के व्यापार में रुकावटें आती हैं तो भारत के लिए भी मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो अपने कॉपर चिप वायरिंग या पीसीबीज या इंटरकनेक्ट और पावर सिस्टम्स के लिए कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भारत अपनी ज़रूरत का अधिकतर तांबा और तांबे का जो दूसरा सामान है यानी कि कॉपर का रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करता है। हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं कि सोने से बने जो तांबे के जो तार होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर में यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर भी अब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब बिना कॉपर के जो कि रॉ मटेरियल है, आप पीसीबी नहीं बना सकते, कैपेसिटर नहीं बना सकते, रजिस्टर नहीं बना सकते, कनेक्टर नहीं बना सकते, रिले और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और असेंबली की वायरिंग के अंदर उसको भी नहीं कर सकते। तो भारत में जो भी उत्पादन हो रहा है तांबे का, जो हिंदुस्तान कॉपर हो या स्टरलाइट हो या हिंडाल्को हो, वो बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग हो पा रही है। तो जितनी ज़रूरत है इंडस्ट्री को उसके हिसाब से तो यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है। अब एक बात क्लियर हो गई कि इससे सेमीकंडक्टर से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स में ना केवल देरी होगी बल्कि उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और भी कई इंडस्ट्री जहाँ पर कि ये कॉपर का बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है, वो भी पूरी तरह से प्रभावित होगा। तो भारत में आप कॉपर को यूज़ करने की क्षमताएं हैं, जो टॉप लेवल का जो कॉपर होता है उसके जो मिश्रण भी होते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं चिप्स बनाने में, वो ज़्यादा करके दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन मुसीबत सारी की सारी ये है कि अगर ये हमको प्राप्त ही नहीं होंगे, अगर वो प्राप्त होंगे तो ज़्यादा कीमत पर प्राप्त होंगे, तो इससे हमारा जो सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत महंगा हो जाएगा और अगर वो महंगा हो जाता है और उसके अंदर रेयर अर्थ का जो इस्तेमाल है वो हमारे पास होगा नहीं, तो हमारा पूरा का पूरा जो मिशन है एक किस्म से ऐसा लगाता है कि पानी में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मल्टीपल सेट पे जो परेशानियां हैं, ना केवल कॉपर की बल्कि इसमें गोल्ड वायरिंग भी आती है, उसकी परेशानियां भी हैं और साथ में रेयर अर्थ अगर नहीं आएगा तो सेमीकंडक्टर चलेगा कैसे भाई। तो हमारे सामने एक के बाद एक किस्म की परेशानियां जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। अब आते हैं अगली खबर पे। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मैंगो डिप्लोमेसी है जो कई सालों से चली आ रही है और बांग्लादेश हर साल की तरह इस बार भी 1000 किलो हरीभंगा मैंगोज जो हैं, जो फेमस वहाँ के रंगपुर डिस्ट्रिक्ट के हरीभंगा मैंगोज हैं, वो भेज रहे हैं। यूनुस साहब ने ये मोदी जी के पास और त्रिपुरा और बंगाल के मुख्यमंत्रियों के पास भी वो भेजते हैं, तो उनकी एक खेप भेजी है। अब इस कदम से समझा जा रहा है कि शायद वो भारत के साथ जो संबंधों में थोड़ी सी और मिठास लाना चाहते हैं और उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद इंडिया के बिना बांग्लादेश के काम नहीं चलते हैं। ये बात तो सही है कि भारत के बिना बांग्लादेश का काम नहीं चलेगा। अगर आप पड़ोसी हैं तो कहीं ना कहीं भारत से जो बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो तो बांग्लादेश पहुंचती हैं अल्टीमेटली। वहाँ के लोग भी आते हैं, इलाज कराने भी आते हैं, दवाइयाँ लेने भी आते हैं, कपड़े लेने भी आते हैं
और भारत से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बंगाल से उस बंगाल तक जाती हैं। तो वो इमोशनल कनेक्ट भी है, वो इमोशनल कनेक्ट तो आप इतनी जल्दी तोड़ नहीं पाते हैं। तो अब भारत से भी कई बार ये चीज़ें भेजी जाती हैं, मैंगोज़ वगैरह। इवन जब दुर्गा पूजा का टाइम होता है तो हिल्सा मच्छी भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर बांग्लादेश से भारत में आती है, कलकत्ता में आती है, जहाँ लोगों के ख़ास तौर से उसको बनाया जाता है और बड़े चाव के साथ हिल्सा मच्छी जो है वो खाई जाती है। तो अभी हरिभंगा जो 1000 किलो आमों की जो खेप है वो भेजी जा रही है, नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा को भी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी भेजे जाएंगे। ये भी एक डिप्लोमेसी है, कूटनीति को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और राज्य नेताओं को हर साल आम भेजने की एक पुरानी परंपरा रही है। सुनने में आया कि इस आम का साइज़ बाकी आम से बड़ा होता है और उसमें पल्प काफ़ी होता है, और कभी कभी तो कोई आम जो होता है, अकेला आम 600-700 ग्राम तक का भी हो जाता है। और ये जून के तीसरे हफ्ते से पूरी जुलाई तक ये आम मिलता है। तो अभी जुलाई का महीना है, तो हरिभंगा मैंगो जो है बांग्लादेश का बड़ा लोकप्रिय मैंगो है। तो भारत में वैसे भी उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और भारत के लोग भी खासतौर से बंगाल के अंदर उसको बड़े चाव से खाते हैं। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, इसी बहाने से थोड़ी सी ज़िंदगी में मिठास वापस आएगी। अब आते हैं एक आखिरी खबर के ऊपर कि नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक के ऊपर तनाव जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। ये नॉर्थ पोल के कई इलाके ऐसे हैं जो ग्रीनलैंड के पास हैं, कुछ इलाके कनाडा के पास हैं, रशिया के कुछ इलाके हैं। तो एक तरफ से जो टॉप पे जो ये नॉर्थ पोल का जो सारा का सारा एरिया है ग्लोब पर आप देखेंगे, तो इस समय वहाँ पे आर्कटिक सी भी है और वो साल में 3-4 महीने खुलता है जब बर्फ़ पिघलती है, और बाकी जो ठंडे महीने होते हैं बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर कुछ नेविगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आजकल बर्फ़ तोड़ने वाले जहाज़ आए हैं, तो एक नया समुद्री मार्ग खोलने की बात हो रही है। तो चीन के भी बर्फ़ तोड़ने वाले जहाज़ जो हैं, जो आइस ब्रेकर्स हैं, वो भी वहाँ पर अब शुरू हो गई है। अब वहाँ पर एक किस्म से एक नई किस्म की क्या कहते हैं कि होड़ शुरू हुई है, और इसलिए अमेरिका की नज़र भी ग्रीनलैंड पे थी, क्योंकि ग्रीनलैंड का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल का हिस्सा है, जिसको आर्कटिक कहा जाता है। और कनाडा का हिस्सा भी नॉर्थ पोल का हिस्सा है, रशिया का हिस्सा भी उसमें थोड़ा आ ही जाता है, उसके अंडर में आता है। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि ग्रीनलैंड में सिर्फ 56,000 लोग हैं, तो उनके लिए इलाका अहम क्यों है? और इसकी ज्योग्राफी के अंदर बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो अपने आप में शायद अनोखा अनोखा भी है, अनूठा भी है। और जो उत्तरी ध्रुव का ये जो रास्ता है आर्कटिक ओशन का, इसको अगर आइस ब्रेकर की सहायता से अगर 12 महीने खोला जाए, तो एक नया सी रूट भी मिल जाता है। और ख़ास तौर से रशिया से अगर अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, तो एक शॉर्टकट रूट मिल जाता है वहाँ से बिल्कुल एकदम से। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन वहाँ पर इस समय जो है क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा टसल चल रहा है 3 देशों के बीच में, अमेरिका, रशिया और चाइना के बीच में। और वहाँ पर इनके जो एक किस्म से क्या कहते हैं कि कई किस्म के मिनरल्स वगैरह हैं या कई किस्म के बेशकीमती चीज़ें हैं, उसके ऊपर आधिपत्य जमाने की बातें हो रही हैं। हालाँकि चाइना का तो कोई भी हिस्सा देखा जाए तो उससे लगता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो टुकड़ा है अल्टीमेटली आर्कटिक का, ये बहुत सारे देशों के लिए बड़ा एक आकर्षक पीस ऑफ लैंड बन चुका है। रशिया को इस बात से चिंता हो सकती है कि भई अल्टीमेटली अमेरिका की जो सो कॉल्ड जो प्रणालियाँ हैं, वो इस हिस्से के ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना डालें। कहने को तो ग्रीनलैंड अभी भी डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन इस साल की शुरुआत में जब ट्रंप ने इसे खरीदने की बात की थी, तो वहाँ काफ़ी गुस्सा देखा गया था। वहाँ पे रेफरेंडम भी हुआ था और सब ने 2-4 छोटे-मोटे लोगों को छोड़ के सब ने इसका डेनमार्क के साथ बने रहने के अंदर सहयोग किया था और सपोर्ट भी किया था। अब रूस इस क्षेत्र का बड़ा अहम खिलाड़ी है। करीब करीब आर्कटिक का 20% का इलाका, यानी कि एक पाँचवा हिस्सा जो है वो रशिया के पास आता है। और आर्कटिक का जो समुद्र है उसकी आधे से ज़्यादा जो लंबाई है वो रशिया के हिस्से में आती है। तो आप सोच सकते हो कि रशिया के लिए तो नेविगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब आर्कटिक का मिलिट्राइजेशन या सैनिकीकरण होता है, तो सबसे ज़्यादा चिंता जो है रशिया को होती है। रूस ही वो देश है जिसे यहाँ पर होने वाले विकास से सबसे ज़्यादा नुकसान भी होगा। और अब क्या कहा जाए, इसके आसपास जो न्यूक्लियर बेसिस कनाडा की ओर से या ग्रीनलैंड के अंदर जो बन रहे हैं, वो चिंता का कारण हो सकते हैं। रशिया की जो परमाणु पनडुब्बियाँ हैं,
जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हैं, उसका भी एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक सी के अंदर वहाँ पर वो तैनात की गई हैं। और ये अपने ठिकानों से निकल के जो आर्कटिक की बर्फ़ के नीचे जो एक तरह से पहाड़ बने हुए हैं, उसके नीचे वो छुप जाती हैं, और वो जब आदेश मिले तो उसके बाद दुश्मन पे टूट भी पड़ती हैं। और लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो काफ़ी इस टाइम एक टसल का हिस्सा बनती जा रही हैं, और इसे रोकने की भी ज़रूरत है। और डेनमार्क कहता है कि रशिया थोड़ा-सा अब आजकल ज़्यादा आक्रामक हो रहा है, क्योंकि उसके पास 20% का हिस्सा है आक्रामक और उसका आर्कटिक सी का। तो वो अब उसके ऊपर अपना क्या है कि प्रतिनिधित्व जमाना चाहता है, या उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहता है। ब्रिटेन हालाँकि आर्कटिक पावर नहीं है, लेकिन उसकी गतिविधियाँ वहाँ पे बढ़ रही हैं। एक्चुअली सभी जो देश हैं वो थोड़ा-थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आर्कटिक, जहाँ पर सबके हित हैं, अमेरिका के हित हैं, कनाडा के हित हैं, यूरोप के हित हैं, और वो फिर रशिया के हित भी हैं, तो वो संसाधन भी इस पर बहुत खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में क्या कहते हैं कि चाइना भी कूद पड़ा है, और चाइना भी चाहता है कि मैं भी यहाँ पर क्या कहते हैं कि नियर आर्कटिक स्टेट अपने आप को कहता है कि मैं आर्कटिक स्टेट से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, तो अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट कहा है। हालांकि वह ना तो इस क्षेत्र के पास है, ना ही उसके पास कोई आर्कटिक समुद्र तट का कोई हिस्सा है, लेकिन वो बहुत यहाँ पर सक्रिय होता चला जा रहा है। और बर्फ़ के पिघलने से जो ये नॉर्दर्न सी रूट जो खुलना जा रहा है, ये ऑलमोस्ट खुला हुआ है, ये बहुत अच्छा देखा जाए तो तेज़ भी है, और क्योंकि शॉर्ट रूट है और सुरक्षित मार्ग भी है, तो चाइना के लिए एक नया पोलर सिल्क रोड जो कहते हैं इसको, ये ध्रुवीय सिल्क रोड इसका नाम वो देते हैं। इसके द्वारा तेज़ी से व्यापार भी कर सकता है, और अपनी जो वैश्विक शक्ति है उसका प्रदर्शन भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो रशिया के कुछ शक शुबा भी निकल कर बाहर आते हैं। उनका सोचना है कि चीन की जो कुछ जासूसी मिनरल कंपनियां हैं, वो वहाँ पर दरअसल रिसर्च के नाम पर जासूसी कर रही हैं, और चीज़ों की एक किस्म से क्या कहते हैं कि पूरी खोजबीन करने की कोशिश करें कि वहाँ पे कितनी किस्म की वेल्थ मौजूद है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आर्कटिक भी एक किस्म से कहा जाए तो इस समय एक बड़ी टसल का हिस्सा बन चुका है। इसके साथ लेके आ गया, और शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक आगे भेजिए। छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं, उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। धन्यवाद आप सबका।